हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों को पता ही है कि टोटल जो है आपके 15 क्लास जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आपको भी पता है कि ये जो है हम चौथे सेमेस्टर का जो है नीमी का जो है आपको यहाँ पर पूरा हल करा रहे हैं और ज़्यादा नहीं, आपका जो है 70 और 75 प्रश्न जो है बचे हुए हैं और आज के क्लास में हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्या कह रखा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है हाई स्टार्टिंग टार्क देता है या निर्माण में जो है यह मजबूत होता है, हल्की गेज बैंडिंग होना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है क्या करता है, कोई ब्रश और कोई कम्यूटेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा, इसीलिए हम इसको बेहतर मानते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कि डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम फायदे की बात करें तो ये जो है कम जगह इसको चाहिए, ये स्थापना और चलाने की जो है लागत इसमें क्या कम आती है। स्थापना और चलाने की लागत जो होती है बहुत ही कम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। यही जो है आपका डीसी की तुलना में एसी जो है ज़्यादा फायदा है। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि ड्राइव में पहले क्वाड्रेट में सिंगल क्वाड्रेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। क्वार्टेट में सिंगल क्वार्टेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। हाइस्ट द्वारा या एलिवेटर द्वारा या कन्वेयर द्वारा या अपकेंद्री पंप के द्वारा। तो किसके द्वारा, अपकेंद्री पंप के द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई कि डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU का क्या कार्य है। इसका जो है पूछ रखा है कि डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का जो है मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें तो देखिए पहला कार्य रखा है कि फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का जो है ये उत्पादन करता है। या आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे कह रखा है कि मोटर के क्षेत्र बैंडिंग को चर वोल्टेज प्रदान करता है। मोटर के क्षेत्र बैंडिंग को चर वोल्टेज जो है क्या करता है, प्रदान करता है। आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि मोटर फील्ड बैंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। जी हाँ, मोटर फील्ड बैंडिंग को जो है एक क्या करता है, एक नियत जो है वोल्टेज प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। जो डीसी होता है, डीसी ड्राइव का यहाँ पर सीधे तौर पे आपसे नुकसान ही पूछ रखा है कि आखिर मेन नुकसान क्या होता है। तो ये जो नुकसान होता है उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये जो है उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है आपका डीसी ड्राइव। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए ही बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में LCD का उद्देश्य क्या है। एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में LCD का उद्देश्य क्या है, ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम LCD की बात करें तो ये जो है क्या करता है, आपका एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करता है। क्या करता है, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है। रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रेस ऑन या ऑफ होगा, रिवर्स होगा या ऑन होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए यहाँ पर हम जो है पूरा नीमी पैटर्न आपको यहाँ पर हल करा रहे हैं, और इसके पहले भी मैंने आप लोगों से बोला था कि जो भी आप लोगों की सीबीटी परीक्षा चल रहा है मेरे भाई, इसके बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। अगर आपने सही ढंग से ये पूरे नीमी पैटर्न को पढ़ लिया है मेरे भाई, तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए मेरे भाई पीडीएफ भी मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो वहां से जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दूसरा ये है मेरे भाई कि जो भी साथी ऐसे हों जो पिछली क्लास न देख पाए हो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से भी क्लास देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि एसी ड्राइव में बीओपी में और पीआरओजी डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो है आपका क्या करता है, पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए होता है, या दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को क्या करता है, संग्रहित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि डीसी मोटर में बला घूर्ण के समानुपाती कौन सा है। डीसी मोटर में बला अघूर्ण के समानुपाती कौन सा होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। बैंक ईएमएफ होता है, या फील्ड धारा, या सिरों का वोल्टेज, ये जो है आर्मेचर करंट होता है। क्या होता है, आर्मेचर करंट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई कि बीएफ ड्राइव में आईजीबीटी का क्या है। यहाँ बीएफ ड्राइव में जो है आईजीबीटी क्या कार्य करता है, ये जो है पूछ रखा है। ये जो है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, 136 नंबर प्रश्न कर रखा है कि बीआईएसआई ड्राइव का कार्य क्या है। बीआईएसआई ड्राइव का कार्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं तो ये क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, या एसी को एसी में परिवर्तित करता है। क्या एसी को जो है यह एसी में ही परिवर्तित करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, बीआईएस ड्राइव कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या रखा है मेरे भाई कि क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र उपयोग के लिए किया जाता है। क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है, तो यह जो है क्यों उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो चलाने में आसान होता है, या निर्माण में जो है मजबूत होता है, या बहुत अधिक शुरुआती बलाघूर्ण देता है। तो ये जो है रख रखाव मुक्ति लंबा जीवन होता है। इसमें जो है रख रखाव की अगर हम बात करें तो ये काफी समय तक क्या होता है, चलता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है। डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो फील्ड करंट को जो है कम करके। फील्ड करंट को अगर हम कम कर देंगे तो यहाँ पर जो शंट मोटर की आधार गति होगी वह जो है आपका बढ़ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टार्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण
ड्राइव से नियत टार्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यह नियत टार्क जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये पूछ रखा है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें यहाँ पर फील्ड करंट को कम करके, आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि फील्ड करंट बढ़ाकर आर्मेचर करंट को कम करके, या आर्मेचर वोल्टेज को जो है नियंत्रित करके, क्या आर्मेचर वोल्टेज को जो है नियंत्रित करके। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो किसके द्वारा जो है यह मुक्त होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका विद्युत अपघटन के द्वारा, या विद्युत लेपन के द्वारा, या इलेक्ट्रोड नकल के द्वारा, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आपका क्या हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के द्वारा। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई कि संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप पूछ रखा है कि यूपीएस का जो है पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम यूपीएस का पूरा नाम की बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आप जो है कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो है हमने ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। तो ये आपका जो है आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कह रखा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम आवृत्ति कन्वर्टर की बात करें तो ये आपका क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर्स होता है। ये प्रश्न जो है आपका रिपीट हो चुका मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि PWM का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर जो है आपसे पूरा जो है इसका फुल फॉर्म पूछ रखा है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पर तो कह रखा है कि प्लस वेथ मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो फायदा होता है, क्या ये निरंतर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, यह निरंतर आउटपुट की जो है फ्रीक्वेंसी की बात करता है, या आगे आपसे यहाँ पर पूछ रखा है ये जो है आपका परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से क्या करता है, मुक्त करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, फीडबैक सर्किट का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो किस फीडबैक नेटवर्क का यहाँ पर हम उपयोग करते हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। कौन सा
विद्युत उपकरण वोल्टेज को जो है सक्रिय कर रहा है। तो ये जो सक्रिय करने की बात की गई है, तो आपका ऑटोस्टेट जो होता है ये क्या करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 149 नंबर कर रखा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव आपका क्या होता है, अधिक होता है, तो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि स्वचालित स्टेप्स वोल्टेज का स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीवी रिसीवर हो जाएगा। क्या, टीवी रिसीवर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि इन्वर्टर का कार्य कौन सा है। इन्वर्टर का कार्य कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका जो है वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है या वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो आपका जो इन्वर्टर्स होता है ये क्या करता है, वोल्टेज को एसी वोल्टेज में या हम डीसी वोल्टेज को इन्वर्टर क्या करता है, एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो आंसर आपका ये देखिए, ये सब प्रश्न तो मेरे भाई रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये सब प्रश्न मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा भी चुका हूं। ये सारे प्रश्न अब रिपीट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि इनपुट एसी को स्टेप अप, आगे का क्या कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है आगे कि स्टेप, अगला ऑप्शन कर रखा है कि इनपुट एसी को स्टेप डाउन में या एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो किस सिद्धांत पर यह काम करता है, तो ये जो है फेरो अनुनादिक सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तो इसमें जो है टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। क्या, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, देखिए कर रखा है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चित्र देख रहा है और इस चित्र को देखकर जो है आपको बताना है कि ये जो है कौन सा स्टेबलाइजर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है, मैनुअल स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। कौन सा, मैनुअल स्टेप्स वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो मल्टीमीटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम महत्वपूर्ण चरण की बात करें तो ये जो है क्या करता है, दोलन और उसके बाद एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। कहने का मतलब सबसे पहले तो दोलन, उसके बाद एम्पलीफायर, फिर ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर वर्ग तरंग की बात करते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई। अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन कर रखा है कि कंप्यूटर, टीवी रिसीवर या डीवीडी प्लेयर या सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बैकअप कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कर रखा है कि यूपीएस की वीए रेटिंग बढ़ाए या बैटरी की एएच क्षमता को बढ़ाएं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी की एएच क्षमता को जो है बढ़ाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आगे प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है। द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपके ट्रिकल चार्जिंग प्रदान करके, कैसे ट्रिकल चार्जिंग प्रदान करके हम इसे रोक सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है मेरे भाई कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है। आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है, तो यहाँ पर अगर हम आपूर्ति की बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बैटरी यूनिट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है। सेल लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति, और आगे यहाँ पर क्या कर रखा है कि गिर जाती है और शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर एक बार गिरती है फिर जो है शून्य हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है, ये ध्रुवीकरण को दर्शाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कारण की बात करते हैं यहाँ पर तो आपका मेन रीजन क्या होता है, ये जो है आपका सीधे तौर पे बैटरी एम्पियर आवर्स क्षमता पर्याप्त नहीं है। बैटरी की एम्पियर आवर जो क्षमता होती है वह पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या होगा। यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो यहाँ पर दोष का कारण क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम दोष के कारण की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है,
अगला प्रश्न कर रखा है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कौन सा ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो आपका कोयला। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका पारंपरिक उष्मीय शक्ति उत्पादन हो जाएगा। क्या, उष्मीय शक्ति उत्पादन। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो अगर हम नाम की बात करते हैं यहाँ पर, तो नाम आपका क्या होता है, थोरियम होता है। कौन सा, थोरियम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। क्या, हवा हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 174 नंबर कर रखा है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सूर्य है, गर्मी है, कोयला है, बायोगैस। तो आपका प्राकृतिक जो ऊर्जा होती है मेरे भाई, वह कौन सा होता है, आपका सूर्य ही है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर रखा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में यक्ष का जो है आपको नाम बताना है कि ये जो यक्ष है इसका नाम क्या है। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या है, सर्ज टैंक के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है सूर्य की किरणें को जो है माना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। मुख्य नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कम दक्षता हो जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है। कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होती है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, परमाणु शक्ति उत्पादन का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को जो है यह महसूस करती है। तो यह जो है कौन सी महसूस करती है, टरबाइन कंट्रोलर, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, 180 नंबर कर रखा है मेरे भाई कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ऊंचे हेड वाले
हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? किस टरबाइन का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं? तो इसमें जो है आवेग टरबाइन का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं भी कोई भी डाउट हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। दूसरा मेरे भाई, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है हर ट्रेड का जो है हमने नीमी पैटर्न का पीडीएफ दे दिया है। आप जो है वहां से जाकर जो है पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक, मैं आप लोगों के लिए साथियों इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग काफी सपोर्ट भी करते हो मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।